नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पाप बड़ा कार्रवाई का सिलसिला। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। मोहित खान की बेकरी समेत कई प्रॉपर्टी पर यह एक्शन हुआ है। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। अयोध्या स्थित मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी और आज फिर से राजस्व विभाग की टीम यहां भारी मोहित खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ ही कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है। वहीं रेप मामले में सुलह न करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता को यह धमकी अस्पताल में दी गई। परिजनों को सुलह न करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता और नगर पंचायत बदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना अयोध्या का पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में से सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आपको बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए, लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। हमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहिए। आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। सीएम आवास पर हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। इस मुलाकात के बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। सपा नेता ने बुलडोजर एक्शन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। आरोप सच हो तो कानून के हिसाब से दोषी को सजा दी जाए और अगर आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के काबिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया। साथ ही अखिलेश के डीएनए टेस्ट के सवाल पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा उनकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए थे। इस बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद रोते नजर आए और उन्होंने जहां सरकार का धन्यवाद दिया, वहीं अपने समाज के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने की बात भी संजय निषाद ने करी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने
अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। एक और जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और उसके बाद सपा प्रमुख का इस तरीके का ट्वीट आ रहा है एक्स पर, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। संजय निषाद ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निषाद ने कहा कि पीडीए के नारे का आखिर क्या हुआ। साथ ही साथ जिस तरीके से डीएनए टेस्ट की बात निकलकर सामने आई कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर आरोप सच्चे साबित होते हैं तो कार्रवाई की जाए, और अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जिस तरीके से सभा प्रमुख का ये पोस्ट है, उसके बाद मायावती ने भी इस पर पोस्ट किया और मायावती ने कहा कि आपकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए थे। और एक बच्ची जो कि 12 साल की है, 2 महीने की गर्भवती हो गई, उसके बाद घर वालों को पता चलता है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत अयोध्या में क्या ही हो सकती है। अंदाजा लगाइए कि घर वालों पर क्या बीत रही होगी। साथ ही साथ फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस मोहित खान के नाम के व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आनंद राय जी आपसे ही करना चाहूंगी मैं। एक 12 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है, तो सपा प्रमुख को इससे दिक्कत क्या है? क्यों उन्हें एक्स पर पोस्ट करके डीएनए टेस्ट की मांग करनी पड़ रही? देखिए, बेहद दुखद विषय है। देखिए, अपराधी किसी पार्टी, किसी जात का नहीं होता। आप जात के आधार पे दुष्कर्मी को आप बचाएंगे, चाहे आप आरोपी सिद्ध कर देंगे। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट हो। डीएनए बिना टेस्ट के, जैसे आपकी कार्रवाई, जैसे ऐसे कि आप बुलडोजर चला के किसी के घर गिरा दे रहे हैं, वो किसने बनवाया? उसके बाप ने बनवाया, उसके दादा ने बनवाया, या आपको अधिकार नहीं है। ये माननीय न्यायालय का ये अधिकार है। आप उसे घर को गिरा देंगे और उसके बाद आप कह देंगे अगर ये दोषी साबित नहीं होगा तो ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? तो हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अगर सवाल उठाया कि अगर डीएनए टेस्ट में ये दोषी पाया जाता है तो हमारी पार्टी सत्ता पक्ष के साथ है कि जो गलत हो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर ये दोषी नहीं पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कुल मिलाकर आप 12 साल की बच्ची को झूठा ठहरा रहे हैं। 12 साल की बच्ची पॉलिटिकल गेम तो नहीं खेल रही होगी? मैं तो नहीं कह रहा हूं इस बात को, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि आरोप सिद्ध करने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, कि हाँ वो कैसे निर्दोष साबित होगा? आनंद राय जी, मुझे ये बताइए, उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ कि नहीं हुआ?
उसके साथ बलात्कार हुआ है, बेहद निंदनीय है, दुखद है। किसी के साथ ऐसी घटना अफसोस नहीं की होनी बात यह है चाहिए। आनंद जी कि आपके शब्दों से मुझे दुख ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्यों और नहीं हमारे दुख नजर? देश का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है। अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने छोड़ा नहीं था, तब वो व्यक्ति बीजेपी का था। आज जब आप आरोपी की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। मैंने व्यक्ति नहीं, मैंने बोला अपराधी किसी, अगर किसी पार्टी से आप जोड़ेंगे हाँ तो जी, चलिए शब्दों को करेक्ट कर लेते अपराधी हैं। होता है। अपराधी हमारे किसी नेता जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर कटघरे में क्यों खड़ा किया इतना? फिर तो आपने एक भी मौका नहीं छोड़ा। आज जब खुद कटघरे पे खड़े हैं तो पूछ रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। मैं डीएनए टेस्ट क्यों करवाने की बात कह रहा हूं कि जो उसका घर बना हुआ है, आप घर ढहा देंगे, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं उसके बचाव में, नेता श्रीमान अखिलेश यादव उसके बचाव में कुछ नहीं कह रहे हैं कि जैसे उसके घर को गिरा देंगे, उसका घर परिवार कहाँ रहेगा। मैं इसकी बात चिंता कर रहा हूं कि जो उसने नहीं बनवाया होगा या उसके बाप दादा ने बनवाया होगा, तो आपको क्या अधिकार है किसी का घर पे बुलडोजर चलाने का? उसके घर वालों की क्या गलती है? वो रोड पे कहाँ रहेंगे? समाजवादी मैं पार्टी इसकी को बुलडोजर से तो समस्या डे 1 से है। आपने बुलडोजर पे नहीं, कार्रवाई किया, बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की समस्या आपकी डे हैसियत 1 थी से है। बुलडोजर चलाने की? जब बुलडोजर दूसरों के घर गिराते हैं तो दुख कम होता है, लेकिन जब अपने घरों पे बुलडोजर चलता है तो दुख ज्यादा होता है। तो हमारी पार्टी के कर रही है और हमेशा करेगी। और मोहित खान जी अवधेश प्रसाद जी के साथ क्या कर रहे हैं? आनंद राय जी बताएंगे जरा, मोहित खान जी अवधेश प्रसाद जी के साथ क्या कर रहे हैं? आपका एक्टिव नेता है वो, आपके सांसद का। देखिए, नहीं, हमारे पार्टी के सदस्य हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि उनका बहुत बेहद करीबी है? आप भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि अवधेश प्रसाद का कौन करीबी है? अभी उनका जन्मदिन था पिछले दिनों, तो उनके साथ हजारों सैकड़ों फोटो लोगों ने खिंचवाया। तो कोई नेता, कोई कहता है कि हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, कोई कहता है सर हमारे पीठ पे हाथ रख दीजिए। तो नेता जनप्रतिनिधि है, उस सबका जनप्रतिनिधि है। आप कैसे कह सकती हैं कि मोहित खान इतने बड़े नेता हैं कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके घर के नीचे थाना चलता था, किराए पर उन्होंने थाना दिया हुआ था। भाई, मोहित खान का ओहदा इतना बड़ा है कि उसने किराए पर थाना वहां चलता था, किराए पर उसके घर के नीचे। सरकार किसकी है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कह रही आप राजू का नाम रखिए, वो दूसरा नाम हटा दीजिए। नहीं, सरकार किसकी है? तो आज जब सरकार कार्रवाई कर रही है, देन व्हाट यू हैव प्रॉब्लम? सवाल तो यही है ना कि आप तुरंत आपने कह दिया कि सरकार किसकी है, लेकिन समस्या भी तो आपको ही है। मोहित, आप भी तो यही कह रहे हैं मोहित खान दोषी नहीं है, बाकी जो दोषी है उन पर कार्रवाई कर दीजिए। आप परमिशन देता है कि आप बुलडोजर किसी घर पे चलाते हैं? इसके बाद बाद तो दोषी आनंद राय नहीं। जी वापस आएंगे, अविरल मलिक जी का रुख कर लेते हैं। अविरल मलिक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी देखिए, जिस तरीके से, जिस बेशर्मी के साथ इंसानियत को, मानवता को किनारे रखते हुए उस नेता को बचाने में लगे हुए हैं, उस अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं, उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं, तो इससे इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है। इससे जो इनकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियरली आपके करोड़ों दर्शक देख पा रहे हो। और जिस तरीके से, अविरल जी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइएगा प्लीज। हाँ, जी मेरी आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू करिए। जी देखिए, जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा कहा गया था, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसी गाड़ी में गुंडा। ये मेरे शब्द नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी के शब्द हैं। जाकर ये यूट्यूब पर देख लें। और उसके साथ साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा माफियाओं को अपने कालखंड में बढ़ावा दिया गया, अपने कालखंड में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रसाद प्रजापति, इस प्रकार के जो माफिया गुंडे, इन लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन लोगों को सहारा दिया, वो सब लोग जानते हैं। इनके समय में अपराध बढ़ता रहा, महिलाओं का शोषण जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में होता रहा वो सबको मालूम है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार निरंतर महिलाओं के हित में कार्य कर रही है,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अविरल जी, एक जवाब लाइन तो आपके पास भी नहीं होगा कि आपके अधिकारियों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। वो किसको संरक्षण दे रहे थे? माना वो समाजवादी पार्टी का करीबी था, आपके अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे? एक 12 साल की बच्ची का रेप हो जाएगा और अधिकारी कहेंगे कि इसका नाम रखिए, इसका नाम मत रखिए, समझौता करवाएंगे अधिकारी। बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, जिस तरीके से आनंद जी रोज डिबेट में बैठते हैं हमारे साथ, आज ये एक लाइन ढंग से नहीं बोल पाए क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से, जिस बेशर्मी के साथ ये बचाने का कार्य कर रहे हैं उस समाजवादी पार्टी के नेता को, अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे थे? सवाल मेरा ये है। आनंद राय जी के मुंह से एक शब्द निकला नहीं निकला, इट डजंट मैटर। अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, मुझे ये बताइए। जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है बीजेपी सरकार, अधिकारी ये करेंगे? जी देखिए, मैं एक लाइन में केवल क्लियर कर देता हूं, किसी भी अपराधी को, किसी भी दोषी को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कार्रवाई तो तब की जाएगी ना जब मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचेगी। जब तक मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक आपके अधिकारी काम करेंगे नहीं। यही सब मसला है ना, दिक्कत तो यही है। हर आदमी को कोई भी समस्या हो तो आदमी सीधे पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, क्योंकि आपके अधिकारियों के बस में कुछ नहीं है। देखिए, अधिकारी निश्चित रूप से जो कार्य किया जाना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं। अविरल जी, आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि पीड़ित परिवार कितना भटका है। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और मैं अलाउ भी नहीं करूंगी कि आप करें डिनाई। जी देखिए, अयोध्या का सांसद कौन है? आनंद राय जवाब दें। वो नेता किसका करीबी है, ये जवाब दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेता उसके बचाव में क्यों आ रहे हैं? क्यों दर्द हो रहा है इतना पेट में आज के? इसका ये जवाब दें। ये कह रहे थे मैं उनके परिवार की चिंता करता हूं, ये कह रहे थे मैं उनकी चिंता करता हूं, वो लोग कहां रहेंगे? 12 साल की बेटी की चिंता ये नहीं करते हैं, बाकी ये सबकी चिंता करते हैं। ये उल्टा आनंद राय जी, मैं जानती हूँ आपको जवाब देना होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आएंगे आपके पास। प्रवेश पांडे जी अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश पांडे जी, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि जो अयोध्या का प्रशासन है उसने अपनी पूरी कार्रवाई की है, और जो सपा के नेता बैठे डिबेट में वो कह रहे हैं कि किसी के घर को ऐसे नहीं गिराया जा सकता है। बाकायदा उसके लिए जो है कोर्ट का दरवाजा खुला। हाँ, कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन जब उनकी जमीन हो तो उनके लिए दरवाजा खुला है। सरकार अपनी जमीन पे अतिक्रमण कभी भी हटा सकती है। जो बेकरी बनी है, जो मुख्य आरोपी है, जब 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है तब उससे कोई ये नहीं कहता है कि गलत हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ। उस बच्ची के साथ गलत हुआ जिस बच्ची को समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और जब मामला हाईलाइट होता है तो उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। शासन ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीड़ित परिवार मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचने से पहले अयोध्या में कार्रवाई शुरू की, और राजस्व की टीम कल ही मौके पे गई। जो तालाब की भूमि थी उस पर जो है मुईद खान जो है मुख्य आरोपी, जो दरिंदे कहे जा रहे हैं, लोग उनको दरिंदे बोल रहे हैं, वो सरकारी जमीन तालाब पे अपनी बेकरी को अपने रसूख के दम पे खड़े किए थे। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि 2012 से लगातार मुईद खान के आवास पे चौकी चल रही थी। आनंद फानन में जब मामला हाईलाइट होता है तो चौकी अलग से की जाती है, जिसको लेकर प्रशासन, जो अयोध्या के एसएसपी हैं, उन्होंने एसएचओ रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो पीटीए की बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की, कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, क्या इस मुद्दे पे आज से पूर्व कभी कोई बात रखते हैं? वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता पे आरोप लगाया गया है कि जो है जिला अस्पताल पीड़ित परिवार से जो है मिलने गए, सुलह की बात करने गए, जब सुलह की बात नहीं बनी तो वहां जो है धमकाने का भी प्रयास किया गया, जिसको लेकर नगर कोतवाली एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन आज जो पूर्व राज्य मंत्री है तेज नारायण पौल पांडे, उन्होंने साफ कहा कि जो जय सिंह राणा है, सपा के नेता है, उनके छोटे भाई की पत्नी
वहां पे ऑलरेडी पहले से भर्ती थी, उसको देखने गए थे। अगर ये मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो सही है, लेकिन यादव और मुस्लिम को योगी सरकार लगातार टारगेट कर रही है, यादव मुस्लिम को लेकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 12 साल की बच्ची है, मासूम है, इसके साथ जो भी दरिंदगी हुई है उसमें बाकायदा उसकी जांच की जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार खड़ी है। सपा के जो बागी विधायक ठीक हैं, है प्रवेश पांडे जी, वापस आएंगे। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, ये पूरी घटना मैं सभी लोगों की डिबेट सुन रहा था। तो पहली चीज तो ये कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो फला पार्टी का है, जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें उनके अंदर भय व्याप्त हो। तीसरी बात, क्या अब उसने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था? तो क्या जब इस तरह की घटनाएं होंगी तब ढूंढा जाएगा कि उसने क्या क्या कब्जा कर रखा था, या उस घटना के बाद से हर आदमी को कोई घटना घटने के बाद मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा तब कार्रवाई होगी? ये कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर जो सरकार के साथ में जो कदम ताल उनके अधिकारी कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या हर मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे तब कार्रवाई नीचे होगी? तो ये एक तो बड़ा सवाल उठता है ना कि कितने मामले मुख्यमंत्री तक आते होंगे संज्ञान में। बहुत से मामले संज्ञान में नहीं आ पाते होंगे, तो क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? ऐसे लोगों का क्या होगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? इस तरह की घटना होने के बाद सरकार उनके खिलाफ अभियान चलाती है, उनको हमेशा अभियान चलाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इस तरह की घटना हुई, उनके घर में चौकी चल रही थी, आप देखिए सीतापुर में कमलापुर थाने के पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया, बलिया में देखिए घटनाएं हो गई, ये अयोध्या में घटना हो गई, अब एक लखनऊ में गोमती नगर में घटना हुई, उसके बाद पूरा चौकी सस्पेंड कर दी गई, लाइन हाजिर कर दी। आखिर इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक कैसे होती जा रही? इसका मतलब सरकार का अधिकारियों पर से नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों से नियंत्रण खत्म है, अधिकारी अपने मनमर्जी से काम कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी जल्दी एक के बाद एक आपको पुलिस पे इतना एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? मैं ये बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि भाजपा सरकार जब भी आती है अधिकारी नियंत्रण में नहीं रहते हैं, वो अपने हिसाब से ही सरकार चलाते हैं, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। आप बताएं कितने दिनों से वो भटक रही थी, उसके बाद जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तब एक्शन हुआ? क्या अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें आलोक जी, कुछ सवाल है मेरे, मैं आऊंगी आपके पास और उस पर हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जरूरी हो जाता है सपा सुप्रीमो का इस तरीके का जो पोस्ट आया है उस पर बात करना भी। फिलहाल हमारे साथ सुरेश अवस्थी कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात पर रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही समझदारी से लिया है केस को। ऐसे में कोई भी जिले का ही मामला हो उसको एक्शन से लेना चाहिए। और जैसे जो प्रवक्ता बोल रहे थे, पिछली सरकारों ने 10 साल की पिछली सरकारों में जो अपराधी सरकार में फल भूल रहे थे, अब कोर्ट में अपराधी को बनाया जाएगा, उसको सीधे ऊपर पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो बहन बेटियों से खिलवाड़ कर रहे उसके जीवन से खिलवाड़ है। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और दर्शक है चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लैपटॉप बांटे थे अखिलेश यादव ने, तब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज की बेटियों का मैं विशेष ध्यान रखूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, जब आप पीडीए के माध्यम से वोट लेना जानते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि राजनीति कहाँ करनी चाहिए, परंतु आज आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, उस वेदना को, उस बच्ची की प्रताड़ना को आप समझे किस प्रकार से वो बच्ची जो है प्रताड़ित हुई है। आप न्याय की बात करने वाले बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें आपसे अपेक्षा है ही नहीं, परंतु उसको न्याय मिले। पूरा हिंदुस्तान उस बच्ची के साथ है। वो पीडीए की तो है ही है, परंतु वो हिंदू समाज की हिंदू बेटी है, वो उसके साथ न्याय होना चाहिए। मैं जाति धर्म संप्रदाय को बीच में नहीं लाना चाहता, परंतु आप लाना चाहते हैं।
और फिर आप पीटीए के माध्यम से वोट लेना जानते हैं और उनके साथ जब अन्याय होता है तो आप दूर छिटक करके खड़े हो जाते हैं और वो आप ये कहते हो कि ये अयोध्या का राजा है। काहे का राजा है? उस राजा के साथ तो जो है ना वो बंदा खड़ा था, वो नैतिक कार्य करने वाला खड़ा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव में अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो उसको सोच करके और उस बच्ची को न्याय देना चाहिए। परंतु मैं न्याय की अपेक्षा कम से कम अखिलेश यादव से कम करता हूँ, क्योंकि जो आदमी अपने पिता की साइकिल छीन करके भाग गया था और जिसमें यूपी के लोग कहते हैं कि जो ना हुआ अपने बाप का कहाँ से हो जाएगा आपका। धन्यवाद। शुक्रिया आपका जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं पाप बड़ा कार्रवाई का सिलसिला, चर्चा इसी पर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए आलोक त्रिपाठी जी का सीधे रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, जैसा कि आप खुद ही यहाँ पर कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें कई सवाल उठते हैं, जिसमें एक सवाल तो ये भी है कि अब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही जाएंगे तभी सुनवाई होगी? दूसरा ये कि अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तीसरा ये जो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और डीएनए टेस्ट की मांग की, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही समय था इस तरीके का पोस्ट करने का कि आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? वो उस 12 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी जो कि 2 महीने की गर्भवती हो गई थी? ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा शर्मनाक विषय कुछ हो नहीं सकता। और अभी यही चीजें अगर बीजेपी की तरफ से होती या बीजेपी का कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त होता तो यही अखिलेश यादव का पोस्ट बदल गया होता। इस मुद्दे पर इतनी राजनीति क्यों ही की जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाओं में तो इन राजनीतिक नेताओं को अपनी चुप्पी साध लेनी चाहिए और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे उसको लगे कि हाँ जो जनप्रतिनिधि हैं ये हमारे साथ में हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इतनी ज्यादा इन लोगों पे हावी हो गई है और ये जाति धर्म देख करके बयान देते हैं। उनको लगता है क्या इसके पहले जितनी घटनाएं हुई, आप चाहे ऐसा मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी के बहुत से भाजपा नेता, चिन्मयानंद जी, उन्नाव के सेंगर जी, तमाम लोग इस तरह के केस में, क्या कभी इस तरह के उसमें बयान आया कि इन लोगों का भी जांच होनी चाहिए? लेकिन कभी नहीं आया। तो ये एक सोची समझी रणनीति होती है कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को लेकर के भी होता है कि समझदारी का परिचय देना चाहिए था ऐसे वक्त में। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाओं में कब कब इस तरह की नेताओं को, जो भी इतने बड़े नेता हैं जिनका एक मैसेज है, जिनके फॉलोवर हैं लोग, वो अगर इस तरह का मैसेज देंगे तो नीचे लेवल तक क्या उसका परिणाम होगा, ये सोचना चाहिए। कम से कम इस तरह की घटनाओं पे तो आप राजनीति मत करिए कि उनकी जांच हो। बहुत सी घटनाएं हुई, कितनों की जांच होती, किसी की जांच नहीं हो पाई। बहुत जब ज्यादा कई मामला होता है, कोर्ट का आदेश होता है तो होती, वरना तो सीधे मुकदमा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार के जो नीचे अधिकारी बैठे हैं, जिले में कमिश्नर हैं या एसपी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर लोग हैं, ये आखिर ये क्या कर रहे हैं? जब कोई पीड़ित इनके यहाँ आता है, सरकार कहती है कि आप जनता दरबार लगाइए। आखिर जनता दरबार में क्या हो रहा है? क्यों नहीं लोगों ने सुनी? उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर वो पीड़ित परिवार जिस से मदद मांगने गई, उस अधिकारी ने अगर उसकी मदद नहीं की तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री के मामले संज्ञान में आने पर ही कार्रवाई आप करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे तो ये तो एक गलत मैसेज जाता है। आखिर तो उस पीड़ित परिवार कैसे सब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि सरकार की जो नुमाइंदगी है जिले में अधिकारी करते हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उसका प्रतिफल जनता को कैसे मिलता है वो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। तो वो अगर सही चीजों को नहीं करेंगे तो जनता किस पे विश्वास करेगी? और सरकार तो उम्मीद कर लोग जनता लगाए बैठी रहती है कि सरकार से हम जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय के देने वाले अधिकारी ही इस तरह के हैं कि वो टालते हों, और ये मैं कहूं कि किसी नेता इस तरह की घटनाओं में किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अयोध्या में जो घटना हुई उसके लिए सरकार एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने उस बच्ची का इतने दिनों तक उसको न्याय से वंचित रखा। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र निषाद अयोध्या से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई लेट होना ये भी एक प्रकार का मतलब अधिकारियों के जल्दी से संज्ञान में ना लेना भी एक जो है क्या है कि दोषियों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे कार्रवाई बहुत फास्ट होनी चाहिए और जो दोषी है उनका घर गिराना ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए मैम। क्यों ऐसे लोग जो है जब तक खुद सजा नहीं मिलेगी वो कानून से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, अगर तुरंत सजा मिलेगी तो बहुत सारे लोग इससे डरेंगे। बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। शैलेंद्र जी शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़े आपके कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आनंद राय जी, आज आपके सपा सुप्रीमो ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे कि आपके माध्यम से पता चला कि वो बच्ची गर्भवती, ठीक है, तो उस पे डीएनए बताइए जरा आनंद जी, आपको ये भी नहीं पता? जी नहीं, आप ही के माध्यम से मुझे पता चला है। हमारे माध्यम से पता चला है। बताइए ये घटना कितने दिन पुरानी हो गई है? अरे तो हफ्ते भर से चल रही है और हफ्ते भर से आपको बात डिटेलिंग नहीं पता इस मामले की, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मामले की गंभीरता इसका मतलब समझे नहीं। और अभी तो आपको ये भी नहीं पता, मैं आ रही थी उस पर, लेकिन अब्रल जी की प्रतिक्रिया जरूरी थी इसलिए मैंने उस समय आपको नहीं टोका। लेकिन मैं अब आपको फिर से बताती हूँ कि ये जो गिरा है ना घर, जिस पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई में आपको बहुत अफसोस हो रहा है, वो गवर्नमेंट जमीन थी, वो अवैध कब्जा था। सवाल आप ये जरूर उठा सकते हैं कि जब ऐसे मामले निकलेंगे तभी अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी क्या, लेकिन वो अवैध था इसलिए उसको गिराया गया। ऐसे ही किसी की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला दिया। देखिए बेहद दुखद विषय है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ही ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। ये भी इनसे बात करते तो अभी 2-4 कमी पिछले 10-20 साल डीएनए टेस्ट मांगा जाएगा। बताइए जिस राज्य में डीएनए टेस्ट मांगा जाएगा, जहाँ का मुख्य विपक्षी दल कहेगा पोस्ट करके, अगर एक सेकेंड अब्रल जी, आई एम टॉकिंग, आनंद जी, अगर मुख्य विपक्षी दल ही पोस्ट करेगा और कहेगा कि डीएनए टेस्ट पता कर लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, और दोषी पाए जाएं तो कार्रवाई करिए, नहीं दोषी पाए जाएं तो अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, उस राज्य की महिलाओं की क्या स्थिति होगी ये तो आप समझ ही रहे होंगे ना। क्योंकि विपक्ष अगर ऐसी बातें करेगा तो सत्ता पक्ष से हम क्या ही उम्मीद करेंगे। डीएनए टेस्ट में तो बहुत समय लगेगा, नहीं 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। अरे क्यों कराना है डीएनए टेस्ट? मैं बार बार वही तो कह रही हूँ, आप डीएनए टेस्ट के पीछे पड़ गए। इसमें अगर दो जाता तो उसको जेल भेजिए। मैं ये कह रही हूँ, एक 12 साल की बच्ची को आप झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? एक वीडियो, मुझे ये नहीं आनंद जी पता है, एक तो आपको पूरी खबर ही नहीं पता। सुनिए, एक वीडियो बनाया गया था रेप करते वक्त, और वो वीडियो बनाने के बाद वही वीडियो दिखा कर न जाने कितनी बार रेप किया गया। उसके बाद वो बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। ये पूरा मामला है, समझ आया आपको? कि एक वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद आपको हम प्रूफ ला के दे, आपको मेडिकल टेस्ट करा के दे। कहाँ गया आपका पीडीए? क्या है ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा? पूरा चुनाव पीडीए के दम पर लड़ डाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, डीएनए की बात ना करिए तो बेहतर होगा। तो अगर दोषियों पे कार्रवाई हो जाए, अगर डीएनए से पता चल जाए तो अब क्यों नहीं डीएनए होना चाहिए? 2 घंटे 4 घंटे में क्या चला जाएगा? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे देश की विडंबना है आनंद जी, पता है आपको क्या? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? सुनिए, हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी समस्या है। जब एक महिला का रेप होता है और उसके बाद जब वो महिला थाने जाती है ना, उसका 10 बार रेप होता है। और वो रेप कैसे होता है, उससे ये सवाल पूछ के आप जैसे लोग और आ जाते हैं कि डीएनए टेस्ट करा दीजिए जरा। एक बच्ची न जाने किन किन चीजों से ग्रसित है, वो पता नहीं कौन से मेंटल स्टेट में होगी, भगवान जानता है। 12 साल की बच्ची से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम डीएनए टेस्ट करा के ये प्रूफ करेंगे कि वो बच्ची सच बोल रही है, झूठ बोल रही है?
अब हो सकता है वो किसी के दबाव में झूठ बोल रही हो, सच सच बोल रही हो। आप मानती कि नहीं मानती? बच्चे को गुमराह किया जा सकता है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। अगर इसके लिए एक छोटी सी जांच हो जाए, थाने में मामला चल रहा, प्रदेश में मामला चल रहा है, तो 2 घंटे की जांच क्यों नहीं कराए? हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। वो अगर तुरंत पता चल सकता है तो क्यों नहीं हो जाना चाहिए? इसमें क्या खामियां, क्या उन्होंने हमारे नेता ने गलत बोला है? और अब अविरल जी बैठे हैं अभी बनारस में। मैं पिछले मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, नहीं, ये अभी सबसे पहले 40-50 साल पहले गए होते। बनारस में गैंग रेप हुआ बच्चियों के साथ, कोई कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? सीतापुर में हुआ, हरदोई में हुआ। आनंद जी रुक जाइए जरा। कल्पना एक दर्शक जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल्पना, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं टीवी एंकर से ये कहना चाहती हूँ, जिससे आप डिस्कशन कर रही हैं, पार्टी के मेंबर से असर दिखाई दे रहा है। छोटे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस पार्टी के ब्लड में ऐसी ही विचारधारा है, जो ऐसा कहते हैं और ऐसा सोचते हैं। कोई रोम से पढ़कर आए, कोई लंदन से पढ़कर आए, कहीं से भी पढ़कर आए, लेकिन यहाँ पर कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। देश की कानून प्रक्रिया ढीली है। एक 12 साल की बच्ची क्या जवाबदेही देगी? वो तो सच बोल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, फास्ट ट्रैक जस्टिस दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप करते हैं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से फास्ट ट्रैक जस्टिस हो। इन लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। मैं तो जनता से भी आह्वान करती हूँ, ऐसी पार्टी अगर आ जाएगी तो यही होगा। औरत की बातों पर अगर उसका रेप हुआ तो बोलेंगे डीएनए दो। शर्म आनी चाहिए इनको। शुक्रिया कल्पना जी कॉल करने के लिए। गजेंद्र सिंह संवाददाता माफ कीजिएगा, गजेंद्र सिंह हमारे साथ एक दर्शक हैं, संभल से जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा करिए। जी बिल्कुल, मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 12 साल की लड़की के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी जिस आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करता है 12 साल की लड़की के साथ, तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको फांसी होनी चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक दल इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए या वो होना चाहिए। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि डीएनए टेस्ट हो कि वो एक 12 साल की लड़की जो बता रही है और जिस तरह से उसके परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इस तरह से इनको राजनीति इसमें नहीं करना चाहिए। इन्हें तो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आनंद राज जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद अविरल जी आपके पास आती हूँ मैं फटाफट। देखिए, ये महिलाओं का गंभीर विषय है और यहाँ उत्तर चलिए, प्रदेश आपको समझ तो आया कि गंभीर विषय नहीं, गंभीर विषय है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम पिछले मुद्दों पर भी नहीं गए। हाथरस में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, नहीं, आईटी सेल के उस पर नहीं जाना चाहिए। इंसानियत यही कहती है कि नहीं जाना चाहिए। और देवरिया, चाहे सुल्तानपुर, चाहे हरदोई, चाहे सीतापुर, रोज बलात्कार की मामले आते हैं। लेकिन माननीय श्रीमान अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी ये कभी सुनवाई नहीं करते हैं। अब एक कम्युनल का मैं भी कहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर। मैं अपने नेता और कार्यकर्ता को नहीं बचा रहा हूँ और हमारे नेता भी नहीं बचा रहे हैं। इसको मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर वो दोषी पाए जाते हैं या दोषी हैं तो उनके ऊपर फांसी की गंभीर सजा होनी चाहिए। ठीक है, अविरल मलिक जी, इसके बाद प्रवेश जी आपके पास आते हैं। देखिए, तब से आनंद जी जिस तरीके से बातों को घुमा रहे हैं, ये सीधा बोलने से बच रहे थे। आपके साथ पीछे नहीं 50 साल जाते, इसी मुद्दे बैठा हूँ। आप तो 40 साल 50 साल पीछे चले जाते। अभी बताते कि पहले की सरकारों में क्या हुआ, दूसरी सरकारों में क्या हुआ।
हम इसी मुद्दे बैठे हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। और किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो दोषी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अब सुन लीजिए, सुनने की क्षमता और सुनने का धैर्य रखिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं पीछे चले जाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के समय में किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाता है, और आपकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था सरकार के द्वारा। सबसे ज्यादा बलात्कार मामले उत्तर प्रदेश सरकार में आते हैं। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं उनको? आप रोकने क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ से खुद पूछना चाहता हूं। आप तो कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, आप क्या जानेंगे कि नीचे क्या हो रहा है? अधिकारी सोचें कौन बचेगा, कौन सुरक्षित रहेगा। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती योगी जी। और मैं चाहता हूं आप सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप भाषण क्यों दे रहे हैं? आपका टर्म हो गया पूरा। अब सुन लीजिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो सबको दिख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप महिलाओं का शोषण करने वाले का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, सरेआम आप बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बचाव करता आ रहा हूं। आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बचाव नहीं करता आ रहा हूं। कथनी और कानून में अंतर है। ये गलत बात है, बचाव नहीं कर रहा हूं। ये गलत बात है। दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। आप लोग बचाते हैं, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाते हैं, सेंगर को बचाते हैं, कुलदीप सेंगर को बचाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इतने गंभीर मुद्दे पर भी न जाने कौन कौन सी राजनीति चल रही है, लेकिन किसी को उस बच्चे की चिंता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता इन्हें नहीं है, इन्हें चिंता होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनके अंदर मानवता होनी चाहिए। अविरल जी, मुझे एक बात बताएंगे आप, ये प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने ये रिपोर्ट नहीं लिखी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है आपके पास। देखिए, मैंने एक लाइन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मैं दोबारा कर देता हूं। किसी भी अपराधी को किसी भी हद तक नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कठोरतम कार्रवाई होना तय है, किसी मामले में नहीं। अगर कहीं और भी मामला होगा वहां भी कठोरतम कार्रवाई होगी। इसीलिए अपराधियों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इनके लिए स्थान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए अपराधी। ठीक है, प्रवेश पांडे जी, ये जो प्रॉपर्टी गिराने की बात करी जा रही है, प्रॉपर्टी गिराई जा रही है, उसका जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप किसी का घर गिरा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? ये तो कहा जा रहा है ना कि ये जो बेकरी है, ये जो जहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो अवैध बनी थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जिसपे आनंद राय जी थोड़ा सुन लीजिएगा ध्यान से। जिसपे बेकरी बनी थी, जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, जो बेकरी बनाए थे अपने रसूख के दम पे बनाए थे, 6 साल पहले बनाए थे, और अपने रसूख के दम पे खाद्य विभाग से उसका लाइसेंस भी लिए थे। लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ, कार्रवाई होनी शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री के पास पीड़ित जाता है, मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश होता है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद पीड़ित के घर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। राजस्व की टीम, पूरी टीम जो है भदरसा पहुंचती है, उसकी पैमाइश शुरू होती है। और जब पैमाइश शुरू होती है तो वही बेकरी हाउस नहीं बल्कि 3 जमीनें जो करोड़ों की लागत से तैयार की गई थी, जो मोहित खान की संपत्ति अपने रसूख के दम पे बनाए थे, वो संपत्ति गवर्नमेंट की जमीन थी। वो सरकारी जमीनों पे जो तालाब की भूमि होती है वो उससे प्लाटिंग किए थे, तालाब की भूमि पे अपने रसूख के दम पे बेकरी हाउस बनाए थे। और यही नहीं, प्रवेश जी रुकिएगा जरा, अवरल जी से जवाब ले लेते हैं जरा। अवरल जी, सरकारी जमीन पर ये आदमी कब्जा करके रह रहा था, इतना कुछ कर रहा था, मतलब जब ऐसे कांड होंगे तभी सरकारी जमीनों पर से कब्जे हटाए जाएंगे, नहीं तो बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलता रहेगा। अविरल जी, चल तो रहा है, चलता भी रहेगा, ठीक है। मेरा सवाल आप नहीं समझे क्या? मैं ये तो सीधे सीधे पूछ रही हूँ, जब ऐसे मामले होंगे तब आपका बुलडोजर चलेगा, नहीं तो कानो कान किसी को भनक ही नहीं लग रही है। सालों साल से उस आदमी का काम चल रहा है, वहां पे थाना चौकी चल रही है, किसी को भनक ही नहीं है। देखिए, बुलडोजर चल रहा था, चल रहा है और चलेगा। अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा।
कहीं भी अवैध कब्जा हो रहा होगा उसको हटाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक, आलोक त्रिपाठी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पर। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि पिछली सरकारों ने समाजवादी पार्टी की सरकार पे सीधा सीधा आरोप था कि संरक्षण था, और मुझे लगता है कि इन भाजपा की सरकार के अधिकारी ये काम कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं दे रहे होते तो इतने दिनों तक वो एक FIR दर्ज कराने के लिए क्यों भटक रही थी? तो ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं अधिकारी सचेतते हैं, क्यों नहीं अधिकारी इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या हर घटना की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तभी एक्शन होगा? क्या तभी बुलडोजर चलेगा? ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या कितने ऐसे मामले होंगे पूरे यूपी के जो मुख्यमंत्री तक पहुंच पाते होंगे? मुझे लगता है 80% मामले नहीं पहुंच पाते हैं, 20% पहुंचते होंगे। तो यानी कि 80% मामलों में कार्रवाई अभी भी नहीं हो रही है। आखिर उस नजूर की जमीन पे कैसे उसका जो है निर्माण करा दिया उसने? क्यों नहीं उस राजस्व की टीमें पहले गई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये बड़ा सवाल है कि सरकार के नीचे जो बैठे अधिकारी जो सरकार का हौसला बुलंद करते हैं वो ही संरक्षण दे रहे हैं इस तरह के लोगों को, तभी इस तरह की घटनाएं पनपती हैं, और जब मामला सुर्खियों में आता है तब फिर बुलडोजर गरजता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह के एक आदेश देने चाहिए कि जो भी अनाधिकृत कब्जा किए हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टी का होगा, कोई भी पार्टी को हो सकता है, और उसकी आप संपत्तियों की जांच कराएं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलाएं तो ठीक लगेगा कि सरकार न्याय कर रही है, जीरो टॉलरेंस जो नीति है उस पर काम कर रही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो बलात्कार पीड़िता को स्वयं सबूत देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये घटना हुई है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि उस पीड़िता को खुद सबूत पेश करना पड़े जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुझे सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे अभियान चलाएं, जो निर्णय लिया, बुलडोजर चला, बहुत कार्रवाई, लोगों का मनोबल टूटना चाहिए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद एक्शन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, अगर समय रहते इस तरह के अभियान चले, ऐसे अभियान में इनकी जो संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, तो शायद मुझे लगता है कि इतना उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये अधिकारी क्योंकि पूरे मिले हुए हैं, आप देखिए ना, आखिर इतने समय तक वो एक FIR नहीं करा पाई, तो ये कितने शर्म की बात है कि आप सरकार चल कैसे रही है, जिले में कैसे काम चल रहा है, SP बैठते हैं। आलोक जी, ये तो एक मामला है, न जाने ऐसे कितने मामले आते हैं, और बहुत दुख होता है इस बात का कि ऐसे बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता है जिनको वाकई न्याय की जरूरत है, और फिर उसके बाद DNA टेस्ट मांग लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या हमारे राज्य की हो गई है फिलहाल। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा, और जिस तरीके का ये मामला है, कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है वो काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे गंभीर मामलों में इस तरीके की राजनीति करना काफ़ी शर्मनाक है। एक 12 साल की बच्ची जिसका गैंग रेप होता है, और उसके बाद सपा सुप्रीमो का इस तरीके का एक्स पर पोस्ट करना कि DNA टेस्ट कराना चाहिए, और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।